नमस्कार, होमली टीवी भारत में स्वागत है। लखनऊ से आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा, विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य और देश के विकास के लिए सुरक्षित वातावरण सबसे महत्वपूर्ण आधार है और मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था के माहौल में ही विकास योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू की जा सकती है। उन्होंने दावा किया है कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति चुनौतीपूर्ण थी, जबकि वर्तमान में सुरक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार हुए हैं। और योगी आदित्यनाथ ने भारतीय सैनिकों की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा है कि जिस प्रकार सेना हर परिस्थिति में देश की सीमाओं की रक्षा करती है, उसी प्रकार नागरिकों का भी कर्तव्य है कि वे सैनिकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव रखें। और मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि विश्व में सम्मान और मजबूत संबंध उसी देश के साथ स्थापित होते हैं जो सुरक्षा के मोर्चे पर सशक्त होता है। उन्होंने भारतीय परंपरा और दर्शन का उल्लेख करते हुए कहा है कि शांति और अहिंसा महत्वपूर्ण मूल्य है, लेकिन जब राष्ट्र और समाज की सुरक्षा पर खतरा हो तो उसकी रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाना भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा, विकास और राष्ट्रीय एकता एक दूसरे के पूरक है। इन्हीं के आधार पर देश आगे बढ़ सकता है। सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही विकास की योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकती हैं। आप याद करिए 2017 के पहले यही उत्तर प्रदेश था, रोज कर्फ्यू लगता था, पेशेवर माफिया और अपराधी प्रदेश की व्यवस्था में जीना हराम कर दिए थे। उस असुरक्षित वातावरण में निवेश की संभावना, विकास की संभावनाएं अपने आप ही क्षीण हो जाती हैं। लेकिन जब हमारा सैनिक सुरक्षा के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ लग करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, तो नागरिकों का भी कर्तव्य बनता है कि वह अपने उन सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव रखें। और याद करना, उसी भाव को अंगीकार करते हुए हम लोगों ने लखनऊ में इस नौसेना की इस वाटिका को, इस म्यूजियम को यहां पर आग्रह किया था। और मैं धन्यवाद दूंगा कि आदरणीय रक्षा मंत्री जी की प्रेरणा से नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी ने और उनकी पूरी टीम ने हमारी टीम के साथ मिलकर के एक समय सीमा के अंदर इसे पूरा किया। और आज यह भव्य स्वरूप लखनऊ के युवाओं को, प्रदेश के युवाओं को इस नौसेना के इस म्यूजियम के माध्यम से हम सबको एक नई सोच के साथ देखने, सुनने और जानने का एक अवसर या केंद्र हम सबको प्रदान कर रहा है। बहनों और भाइयों, बहुत सारी चीजें लोग बोलते हैं, लेकिन याद करना, जब सुरक्षा के मोर्चे पर हम मजबूत होंगे तो दुनिया भी आपसे मैत्री करेगी। आप अगर कमजोर हैं, याद रखना, कमजोर के सामने कोई नहीं झुकता, कोई नहीं झुकता है। हमारी ऋषि परंपरा ने भी हमें इसी बात की प्रेरणा दी है। हम जब अधूरी बात कहते हैं तो वह अर्थ का अनर्थ करता है, लेकिन हम पूरी बात भी कहना सीखें। याद रखना, भारत की ऋषि परंपरा हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी। और देश के दुश्मन के लिए यही हमारा धर्म भी है और वही भारतीय सेना पूरी मजबूती के साथ करती है। और उसी मजबूती के साथ एक नई प्रेरणा के केंद्र के रूप में अब लखनऊ में एक तरफ राष्ट्र प्रेरणा स्थल
जिसका उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने 25 दिसंबर को किया था। और यहां पर नौसेना म्यूजियम के रूप में भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का एक अद्भुत केंद्र यहां पर हमें प्राप्त हुआ है। और इसका भी यह फर्स्ट फेज का काम का लोकार्पण हो रहा है। इसके आगे के कार्य भी और आगे बढ़े। कर्नाटक की राजनीति में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं के बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। धारवाड़ में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने राज्य के मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे को लेकर चल रही अटकलों पर प्रतिक्रिया दी। और प्रहलाद जोशी ने कहा है कि वह नेतृत्व परिवर्तन के मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन उन्होंने कांग्रेस सरकार के प्रदर्शन की आलोचना करते हुए भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और आर्थिक गतिविधियों और अधोसंरचना परियोजनाओं से जुड़े मुद्दे उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कई परियोजनाएं प्रभावित हुई है और ठेकेदारों को भुगतान में भी दिक्कतें आई है। और केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों में केवल नेतृत्व बदलने से बहुत बड़ा अंतर दिखाई देगा, इसकी संभावना कम है। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई है कि यदि सत्ता परिवर्तन होता है तो DK शिव कुमार को अधिक जिम्मेदारी मिलती है तो राज्य के विकास और प्रशासनिक कार्यों में कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और कर्नाटक में जारी राजनीतिक चर्चाओं के बीच इस बयान को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वही कांग्रेस की ओर से इन आरोपों पर आधिकारिक प्रतिक्रियाएं का इंतजार है। CM change, sir. Today 4 o'clock CLP meeting is there. See, I do not have to say anything on that, but the way in which the Congress-led government, whether it is Mr. Siddaramaiah or now with who is hopefully who is going to Mr. DK Shivakumar is going to head that. The question is how they have performed. The corruption, appeasement, lawlessness. These are become the landmark of the Karnataka, which is really a very cultured and civilized state. There, what is the situation today economically? What is the condition? Contractors not being paid, infrastructure, all infrastructure projects have become standstill. Only creating the confusion among the people, trying to, create difference by caste. These are their achievement, and I don't think by the change of leadership, when mindset of leader, that is Mr. Rahul Gandhi, that itself is like that, divisive mindset. So I don't expect any change, but I wish him at least थोड़ा तो अच्छा करे, ऐसे मैं उनको भगवान उसके शक्ति दे दो, DK Shivakumar को, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ. I wish him all the best. Siddaramaiah son has been to the Rahul Gandhi, sir, for the DCM position of the Karnataka. I don't know why he has gone. I have not heard at least what he has said, but see, it is ultimately, he may try for that, because without power he cannot. Siddaramaiah, when Congress is there in the power, not even, but then he wants to his son to become maybe Deputy CM Congress में तो वो it is already there. Sir, army. मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर जारी चर्चा के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा है कि इसका उद्देश्य पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना और अपात्र प्रविष्टियों को हटाना है। और दिल्ली में अपने संबोधन के दौरान ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि SIR के तहत उन सभी भारतीय नागरिकों को चुनावी प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है जो 18 वर्ष की आयु पूरी हो चुके हैं और मतदान के पात्र है। और उन्होंने कहा कि इसके साथ ही मृत, डुप्लीकेट, स्थानांतरित, लंबे समय से अनुसूचित तथा विदेशी नागरिकों जैसे अपात्र प्रविष्टियों को मतदाता सूची से हटाने की प्रक्रिया भी चल रही है।
और मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि यहां अभियान चुनावी सूची को अधिक सटीक, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस प्रक्रिया में न्यायिक जांच और कानूनी परीक्षण की सामना किया है और तथा संवैधानिक और वैधानिक दायित्वों का पूरा करने में सफल हो रही है। और चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाता सूची की शुद्धता लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मजबूती के लिए आवश्यक है और इसी उद्देश्य से समय समय पर पुनरीक्षण अभियान चलाए जाते हैं। I stand before you to phrase what perhaps the day today means. Fair rolls and fair polls. That's the moment, and India is in it today. During SIR, the special intensive revision, all citizens of India who had attained 18 years of age are being included aggressively by the electoral machinery, and all those who are ineligible, such as dead, duplicate, absent, shifted, and foreigners, are being removed. The SIR has not only withstood the scrutiny of the highest court in India, but has also been immensely successful in meeting its constitutional and legal mandate. I must also tell you that under the close watch of more than 15 lakh booth level agents, district and state presidents of all the national and state political parties, the special intensive revision is done by more than 11 lakh booth level officers, assistant electoral registration officers, electoral registration officers, which are 4,123, more than 765 district election officers, and 36 chief electoral officers who are sitting here before you. All of them are state government employees and are on deputation to the Election Commission for preparing one of the most, and I repeat, one of the most accurate electoral rolls in the world. May I now request all the leading lawyers of India who work with the Election Commission of India who are present. लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के विकास और कानून व्यवस्था में हुए बदलाव का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि नौसेना शौर्य वाटिका उद्घाटन केवल लखनऊ या उत्तर प्रदेश के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है और रक्षा मंत्री ने विश्वास जताया कि यहां शौर्य वाटिका आने वाले समय में युवाओं और नागरिकों के लिए प्रेरणा का केंद्र बनेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि यहां स्थल पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और लखनऊ की नई पहचान के रूप में विकसित होगा। और राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश के विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि यह राज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है और उन्होंने कहा कि प्रदेश में बुनियादी ढांचे, निवेश और विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिले हैं। रक्षा मंत्री ने कानून व्यवस्था के मुद्दों पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि एक समय उत्तर प्रदेश की पहचान बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था और अपराध की घटनाओं से जुड़ी रहती थी, लेकिन अब राज्य की छवि बदल चुकी है। उन्होंने दावा किया है कि आज उत्तर प्रदेश की विकास और सुशासन के नए मॉडल के रूप में उभर रहा है। साथियों, लखनऊ में इस नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटित होना
मैं समझता हूं केवल लखनऊ वासियों अथवा प्रदेशवासियों के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए भी बहुत ही सम्मान और यह गौरव का क्षण है। साथियों, आने वाले समय में नौसेना शौर्य वाटिका लखनऊ के लिए एक प्रेरणा स्थल तो बनेगा ही, बल्कि एक टूरिस्ट हब के रूप में यह बनेगा और यह लखनऊ की पहचान बनेगा, यह मेरा पक्का विश्वास है। ये सारी चीजें मैं मानता हूं बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश की तस्वीर हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। लखनऊ अब तहजीब और संस्कृति का शहर होने के साथ साथ राष्ट्रभक्ति और सैन्य गौरव का भी यह प्रतीक बन रहा है। साथियों, उत्तर प्रदेश जिस तरह से विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसे आज हम सभी देख रहे हैं और हम सभी जानते हैं कि कभी उत्तर प्रदेश की पहचान गुंडा राज और बिगड़े हुए लॉ एंड ऑर्डर से होती थी। लोग भय से जीते थे, डर में अपनी जिंदगी गुजारते थे। इन्वेस्टर्स यानी भारत से यदि कोई निवेशक आकर यहां पर पूंजी निवेश करना चाहता है तो वह भी यहां आने से कतराता था कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बद से बदतर है, इसलिए वहां पर मैं निवेश करूंगा तो गुंडों के द्वारा, बदमाशों के द्वारा हमें परेशान किया जाएगा। लेकिन आज का उत्तर प्रदेश मैं ही से स्वीकार नहीं करता हूं, बल्कि सारा हिंदुस्तान स्वीकार करता है कि बहनों भाइयों बदल चुका है। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, उत्तर प्रदेश की ऐसी हालत हो गई थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया के लिए यह उत्तर प्रदेश जाना जाने लगा था। लेकिन प्रदेश आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए जाना जा रहा है, यह सबसे बड़ी विशेषता है। और यह परिवर्तन किसी वजह से नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के जनप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के मजबूत नेतृत्व का यह नतीजा है। कर्नाटक के मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम और नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं के बीच बसपा ने कांग्रेस की तीखा हमला बोला है। दिल्ली में बसपा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने कांग्रेस सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए इसे कर्नाटक की जनता के साथ धोखा बताया। राधा मोहन दास अग्रवाल ने आरोप लगाया कि वर्ष 2023 में कांग्रेस सरकार बनने के बाद जनता विकास और सुशासन की उम्मीद थी, लेकिन राज्य में विकास कार्य प्रभावित हुए। और उन्होंने दावा किया है कि कई कल्याणकारी योजनाओं और गारंटी कार्यक्रमों को लेकर भी लोगों में असंतोष है। और बसपा सांसद ने DK शिव कुमार और राज्य सरकार के कामकाज पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि प्रशासनिक चुनौतियों के कारण जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर संतुष्टिकरण और आंतरिक कलह की राजनीति करने का आरोप लगाया और नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं पर टिप्पणी करते हुए अग्रवाल ने कहा है कि सिद्धरमैया और राज्य के एक प्रभावशाली पिछड़े वर्ग के नेता रहे हैं और उनके पद को लेकर उठ रहे सवालों से राजनीतिक बहस तेज हो गई है। और उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व विशेषकर राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कर्नाटक की राजनीति में जारी घटनाक्रम के बीच बसपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार तेज होता जा रहा है। वही कांग्रेस की ओर से इन आरोपों पर प्रतिक्रिया का इंतजार है। सीएम बन रहे हैं, 4 सीएम है ऐसा भी कहा जा रहा है, संभावनाएं कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये कर्नाटक का दुर्भाग्य है। कर्नाटक के नागरिकों के साथ छल कपट और धोखा है। 2023 में जब सरकार आई होगी कांग्रेस की, तो जनता की बड़ी उम्मीदें रही होंगी। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत से आरोप लगा करके और जनता को भ्रम में डाल करके ये कुर्सी पर आ गए। और पिछले 3 सालों से नागरिकों के साथ छल और धोखा करने के सिवा इन्होंने कुछ नहीं किया। विकास के सारे काम ठप पड़े हुए थे। 53,000 करोड़ रुपया जो उन्होंने 5 गारंटी के नाम पर बजट से निकाल लिया, वो कहाँ गए किसी को पता ही नहीं चला। यहाँ तक कि अब गारंटी जिन लाभार्थी हैं वो कोर्ट में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे नाम पर गारंटी का पैसा हमको नहीं मिल रहा, हमें दिलाया जाए। DK शिव कुमार जी बेंगलोर के प्रभारी हैं और बेंगलोर की पूरी जीवन शैली त्रस्त हो गई है। इंडस्ट्रियलिस्ट पंजाब निकाय चुनाव के नतीजों के बाद राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत और प्रदर्शन का आकलन कर रहे हैं
और चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावरिंग ने निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी की सफलता पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इन नतीजों को आगामी विधानसभा चुनाव का संकेतक नहीं माना जा सकता। राजावरिंग ने कहा है कि आमतौर पर शहरी क्षेत्र में बसपा प्रभाव माना जाता है, लेकिन हालिया निकाय चुनाव में बसपा का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। उन्होंने यह भी कहा है कि आम आदमी पार्टी के लिए इन परिणामों को लेकर अत्यधिक उत्साहित होने की कोई विशेष कारण नहीं है। कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि उपलब्ध आंकड़ों और पिछले प्रदर्शन की तुलना में कांग्रेस इस बार बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव की राजनीतिक परिस्थितियां अलग होती है, इसलिए निकाय चुनाव में मिली या जीत या हार के आधार पर भविष्य की विधानसभा चुनाव का आकलन नहीं किया जा सकता। राजावरिंग ने उदाहरण देते हुए कहा है कि पिछली बार आम आदमी पार्टी निकाय चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन बाद में विधानसभा चुनाव में सरकार बनने में सफल रही थी। उनके अनुसार चुनावी राजनीति में हर चुनाव की अपनी अलग परिस्थितियां और समीकरण होते हैं। ईडी पार्टी कौन है और इस जीत का क्या फलसफा आप निकालते हैं? अब ईडी पार्टी कौन है ये आप बताएं। किसकी बात कर रहे हो? ईडी पार्टी बीजेपी। तो बात यह है भाई, बीजेपी को तो बिल्कुल जो है, क्योंकि शहरों में ये कहा जाता है, ये विचारधारा रहती है कि शहरों में बीजेपी का कहीं बोलबाला है, लेकिन कल के निकाय चुनाव में वो बहुत लो परफॉर्म उन्होंने किया है। साथ ही साथ ये बहुत खुशी की बात नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए। वो इसलिए नहीं है कि अगर आप पिछले केंद्र सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक नया कदम उठाते हुए CPGRAMS के लिए सावधान दीदी नामक AI सक्षम वॉइस चैट बोट लॉन्च किया है और दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस पहल को नागरिक सेवाओं के आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कई वर्षों में प्रशासन और प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था पर जोर देते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि शिकायतों के समाधान से जहां नागरिकों को राहत मिलती है, वहीं सरकार को नीतियों और सेवाओं के बारे में महत्वपूर्ण फीडबैक भी प्राप्त होता है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पिछले एक दशक में शिकायत निवारण प्रणाली में कई सुधार किए गए हैं। उनके अनुसार वर्ष 2014 से पहले जहां प्रति वर्ष लगभग 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी, वहीं अब तकनीक और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिकायतों के निस्तारण की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा है कि सरकार की कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का व्यापक उपयोग करते हुए समाधान दीदी जैसे नवाचारों और विकसित किया है और जिससे नागरिकों को और प्रशासन के बीच संवाद और सरल तथा प्रभावी बनाया जा सके। मंत्री ने यह भी बताया कि कई राज्यों में केंद्र सरकार के इस मॉडल को अपनाया है और यहाँ भी इसी प्रकार की व्यवस्थाएं विकसित की है। नहीं, जैसे आपको स्मरण होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने गत 12 वर्षों में निरंतर इस बात पर बल दिया है कि प्रशासन में, गवर्नेंस में एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू रहता है ग्रीवेंस रिड्रेसल का। उसे नागरिक की शिकायतें तो एक तरह से समाधान होता ही होता है, हमें भी सरकार को भी फीडबैक मिलता है। और आपने देखा होगा कि 10 वर्ष में इतने सारे सुधार रिफॉर्म्स लाए गए हैं गवर्नेंस में, चाहे वो अटेस्टेशन समाप्त करना था, चाहे वो इंटरव्यू प्रक्रिया समाप्त करनी थी, चाहे वो पेंशन रिफॉर्म से, चाहे डिजिटलाइजेशन। तो ग्रीवेंस रिड्रेसल का ये आलम था सन 2014 से पहले कि केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रति वर्ष। आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव। और हमने AI का भी भरपूर इस्तेमाल किया। अनेकों प्रदेशों ने भी हमारे इस मॉडल को अपनाया। अब तो दूसरे देश भी इसको स्टडी करने आ रहे हैं, मालदीव, मॉरिशस, अफ्रीका इत्यादि इत्यादि। और जब हमें ये लगा कि आर्टिफिशियल और हमारी शिकायत। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरें देखते रहे HummIL TV भारत।